Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हेमरेज। हेमरेज क्या है? हेमरेज कई वेराइटीज के मिलते हैं, कई साइट से मिलता है। सारी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्यों होता है, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। हेमरेज, यहाँ पे हम जनरल हेमरेज की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग हेमरेज किसको बोलते हैं? जब ब्लड वेसल से बाहर एस्केप कर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हेमरेज। यानी सिंपल डिफिनेशन बात करते हैं कि द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम इंज्योर्ड वेसल्स इन एक्स्ट्रावास्कुलर एरिया नोन एज हेमरेज। यानी ब्लड वेसल से जब ब्लड बाहर निकल जाता है, कब? आफ्टर इंजुरी के बाद। ये बोलना जरूरी होता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हेमरेज बोलते हैं। तो ब्लड, आप जानते हैं कि ब्लड एक दो कंपोनेंट से बना होता है, एक प्लाज्मा प्लस सेल से। सेल में तीन तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सारे कंपोनेंट मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग ब्लड बोलते हैं। यही ब्लड जब वेसल से बाहर निकल जाता है इंजुरी के बाद, तो उसी को बोलते हैं क्या? हेमरेज बोलते हैं। नॉर्मल में जानते हैं इस बात को कि जैसे यह हमारे बॉडी का इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ब्लड सप्लाई है या वेसल के द्वारा होता है। यहाँ पे बाउंड्री हो गया, स्किन का बाउंड्री हो गया, और यहाँ पे ब्लड वेसल से ही है। जिस ब्लड वेसल से ब्लड जो होता है ना पास करता है, आर्टरी है, कैपिलरी है, वेन है, यहाँ पे है ना। तो इसी इस वेसल्स में कंटिन्यू ब्लड मूव करता है, ये कंटिन्यू मूव करता है। अगर किसी कारण से ये वेसल अगर टूट गया यहाँ से, तो टूटने के बाद क्या हो जाएगा? ब्लड यहाँ से लीक हो जाएगी। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं। या तो समझ आ गया। अब यह जो हेमरेज होता है, अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार से ये दो वेराइटीज के होते हैं। एक होता है इंटरनल हेमरेज, एक होता है एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज किसको बोलते हैं? इंटरनल हेमरेज यानी वेसल से ब्लड बाहर तो निकला, लेकिन वो विजिबल नहीं है। पहला हम लोग वेराइटी चलते जाते हैं। पहला नेचर के अनुसार से इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज किसको बोलते हैं? यानी ब्लड वेसल से एस्केप ब्लड किया वेसल से इंजोर, लेकिन क्या हुआ ना, ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, ये अंदर ही रह जाता है, स्किन के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर या बॉडी कैविटी के अंदर। तो जब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकला, लेकिन बॉडी से बाहर नहीं एस्केप करता है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इंटरनल हेमरेज बोलते हैं। इंटरनल हेमरेज। जैसे पहला एग्जांपल आता है पीटैची। पीटैची में क्या होता है कि एकदम स्मॉल पॉइंट, पिन पॉइंट ब्लड जो होता है बाहर निकलता है, लेकिन ये बाहर, ये इस बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। ये पीटैची में क्यों ब्लड बाहर निकलता है? क्योंकि ज्यादातर केस में ड्रग्स रिएक्शन के कारण से स्मॉल कैपिलरी डैमेज होते हैं इसमें, और इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। नंबर 2, परप्यूरा। परप्यूरा में क्या होता है कि थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है, और स्किन थोड़ा सा कैसा होता है? ब्लैकिश हो जाता है। स्किन या म्यूकस में वहां पर क्या होता है? ब्लैकिश हो जाता है। ये क्यों होता है? तब प्लेटलेट की कमी से होता है। नंबर 3, एकाइमोसिस। एकाइमोसिस में क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो वेन्यूस या आर्टियोल्स इसमें डैमेज होता है, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पे ब्लैकिश एरिया हो जाता है स्किन या म्यूकस एकाइमोसिस के केस में। और जो लार्जर अमाउंट में जो ब्लड होता है इंटरनल में, हीमेटोमा। हीमेटोमा में क्या होता है कि लार्जर वेसल डैमेज होता है, और अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें ज्यादा रहता है एक्युमुलेट, उसको क्या बोलते हैं? हीमेटोमा बोलते हैं। तो इंटरनल हेमरेज का सबसे डेंजरस हेमरेज जो होता है ना, वह हीमेटोमा होता है। जो ब्लड अंदर में क्या होता है ना, एक्युमुलेट कर रह जाता है। जैसे क्या होता है ना कि अगर ब्लंट इंजुरी हुआ है ना, या ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर बॉडी एक्सपोज कर गया बॉडी पे, तो ऐसा हेमरेज को बोलते हैं हीमेटोमा बोलते हैं। तो ये जो होता है हम लोग को नेचर के अनुसार से हुआ इंटरनल हेमरेज। अब बात करते हैं एक्सटर्नल हेमरेज। इसको बोलते हैं विजुअल हेमरेज। यानी जब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकला, साथ साथ जो इसके सरफेस होते हैं यह भी ब्रेक कर जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन ब्रेक कर करके, और जब बॉडी से बाहर जब ब्लड लॉस होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरेज बोलते हैं।
एक्सटर्नल हेमरेज जैसे मान ली सपोज दैट कि स्किन डैमेज कर गया, उसकी वजह से ब्लड बाहर एक्सपोज कर रही है, क्यूटेनियस हेमरेज कहलाएगा। अगर बाय द नोज से ब्लड बाहर निकल रहा है, इपिस्टैक्सिस कहलाएगा। अगर जीआईटी का ब्लड वोमिटिंग के दरमियान बाहर निकलता है तो इसको हम हेमेटेमेसिस बोलते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ब्लड कफिंग के समय जब बाहर निकलता है तो इसको हीमोटाइसिस बोलते हैं। अगर जीआईटी का ब्लड अगर रेक्टम से बाहर निकलता है तो हेमाटोकेजिया कहते हैं। अगर जीआईटी का ब्लड स्टूल से बाहर निकलता है, स्टूल के माध्यम से, तो उसको मलेना बोलते हैं। अगर यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड, अगर ब्लैडर का ब्लड बाहर निकलता है तो इसको हम हिमेचुरिया बोलते हैं। अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, अगर वेजाइनल ट्रैक्ट से ब्लड बाहर निकलता है, कल्पो हेमरेजिया बोलते हैं। यानी देखो ये सब क्या है ना, टोटल एक्सटर्नल हेमरेज का ये सब क्या है ना, एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या था ना, आप देख लिए, ये नेचर के अनुसार से एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल हेमरेज होता है। अब चलिए बात करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अनुसार से हेमरेज का वेराइटी। अब अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अनुसार से हेमरेज को 4 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होंगे? जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड, जिसमें बोलते हैं पहले क्लास 1 हेमरेज। क्लास 1 हेमरेज, क्लास 1 हेमरेज बोलते हैं जिसको माइल्ड हेमरेज कहते हैं, जिसमें बॉडी से ब्लड 10% से अगर कम ब्लड लॉस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 1 हेमरेज बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह का हीमोडायनामिक चेंज नहीं होता है। 10% से कम ब्लड लॉस करने को क्लास 1 बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं, और किसी भी तरह का हेमोडायनामिक चेंज नहीं होता है इसमें। ये अपने आप फिर मेंटेन कर लेता है, 24 घंटा में अपने वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है। अब आते हैं नंबर 2, क्लास 2 हेमरेज। क्लास 2 हेमरेज क्या होता है कि जिसमें जितने बॉडी में ब्लड होता है उसका 10 से 20% ब्लड अगर लॉस कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट हेमरेज बोलते हैं या क्लास 2 हेमरेज बोलते हैं। इसमें हीमोडायनामिक चेंज तो होता है, लेकिन अपने आप सेल्फ जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लास 2 हेमरेज बोलते हैं। क्या समझ को, यानी हीमोडायनामिक चेंज बट स्पॉन्टेनियस रीस्टोर, अपने आप स्पॉन्टेनियस रीस्टोर हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लास 2 हेमरेज बोलते हैं। अब आते हैं क्लास 3 हेमरेज। क्लास 3 किसको बोलते हैं कि जब बॉडी का ब्लड 20% से 30% से के बराबर लॉस करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 3 हेमरेज बोलते हैं। या इसमें क्या होता है कि सीवियर लॉस करता है बॉडी का ब्लड सीवियर लॉस करता है, और इसमें हीमोडायनामिक चेंज होता है, लेकिन बिना ट्रीटमेंट का ये नहीं ठीक होता है ये। अब बात करते हैं क्लास 4 हेमरेज। क्लास 4 हेमरेज क्या होता है कि जिसमें 30 से 40% ब्लड लॉस कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास 4 हेमरेज बोलते हैं। और इसमें बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ये फिर नॉर्मल नहीं होता है ये, इसमें हीमोडायनामिक सीवियर चेंज कर जाता है और इसे बीटी करना पड़ जाता है इसमें। और एक लास्ट में जो 5वां नंबर का होता है, 5 नंबर का, जिसमें 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस कर जाता है, ये क्रिटिकल होता है और इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। यह होगी आपको क्लास सिविरिटी के अनुसार से, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अनुसार से क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हेमरेज का टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन के अनुसार से। टाइम ड्यूरेशन के अनुसार से ये 3 वेराइटीज के हेमरेज होते हैं, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज। प्राइमरी, रिएक्शनरी और सेकेंडरी। अब आते हैं पहले प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज किसको बोलते हैं, यानी जब भी बॉडी पे कोई एजेंट एक्सपोज करता है, एजेंट एक्सपोज करने के तुरंत बाद जब हेमरेज होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी हेमरेज। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका प्राइमरी का, जैसे ट्रॉमा है, सर्जरी है, इंसीजन है, ये सब क्या है, प्राइमरी हेमरेज का एग्जांपल है। नंबर 2 रिएक्शनरी हेमरेज। रिएक्शनरी हेमरेज क्या बोलते हैं कि जब भी कोई एजेंट एक्सपोज करता है तो 12 से लेकर 24 घंटा के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, रिएक्शनरी हेमरेज बोलते हैं। रिएक्शनरी हेमरेज में क्या होता है, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, ये सब के कारण क्या होता है ना कि रिएक्शनरी हेमरेज डेवलप करता है ये। और अब आते हैं सेकेंडरी हेमरेज। सेकेंडरी हेमरेज किसको बोलते हैं कि जब एजेंट एक्सपोज करता है, एजेंट एक्सपोज करने के बाद 6 दिन से लेकर के और 10 दिन में जब ब्लड ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी हेमरेज। जिसका एग्जांपल है विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन के डिफिशियंसी,
फ्लेबाइटिस, आर्टराइटिस, ये सब के कारण क्या होता है, या फिर स्टिच जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जिकल वुंड हो जाता है, तो ये सब के क्या में क्या होता है, सेकेंडरी हेमरेज होता है। तो ये आप देखें क्या हेमरेज का एक ऐसा वेराइटी जो टाइम ड्यूरेशन के साथ हेमरेज हो रही है इसमें। अगला होता है अकॉर्डिंग टू वेसल के अनुसार से, ब्लड वेसल के अनुसार से हेमरेज 3 तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर्टेरियल हेमरेज, दूसरा होता है वेनस हेमरेज, और तीसरा होता है कैपिलरी हेमरेज। पहला चलता है आर्टेरियल हेमरेज। जब आर्टरी के इंजुरी होने पर जब आर्टरी से ब्लड लॉस करता है तो उसको हम लोग आर्टेरियल हेमरेज कहते हैं। याद रखना इस चीज को। अब इसका सबसे मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन जो होता है मोस्ट कॉमन साइट है। थोरेसिक एरिया, ये सब में क्या होता है ना, आर्टेरियल हेमरेज मोस्ट कॉमन साइट है। ऐसे तो कहीं भी हो सकता है। दूसरा है वेनस हेमरेज। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें ब्लड का अमाउंट ज्यादा नहीं लॉस करता है। इसमें एक बार जो लॉस निकलता है निकल जाता है, क्योंकि इलास्टिक लेमिना इसको क्या करता है, सडन बंद कर देता है। नंबर 2 वेनस हेमरेज। वेनस हेमरेज जो वेन के डैमेज होने से जब ब्लड लॉस करता है तो उसको वेनस हेमरेज बोलते हैं। यह डेंजरस हेमरेज कहलाता है क्योंकि इसे बॉडी का सारा ब्लड लॉस कर सकता है। इसमें इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है हेमोरॉइड, रेक्टम वेन या वेरिकस, एसोफेजल वेरिकस होता है, या फिर ऐसे इंजुरी हुआ कहीं तब भी, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको वेनस हेमरेज होता है। और नंबर 3 आपका कैपिलरी हेमरेज। कैपिलरी हेमरेज जो होता है जब कैपिलरी के इंजर्ड होने से जब ब्लड लॉस करता है तो उसको हम लोग कैपिलरी हेमरेज बोलते हैं, जो कि बॉडी में जनरल सरफेस में जहां भी होता है हेमरेज, अल्सर में, जनरल बॉडी सरफेस से, सर्जरी में, ये समय कैसा होता है, जनरली आपका कैपिलरी हेमरेज होता है। और ये 5 से 6 मिनट तक ही ब्लीडिंग होती है, इसमें ज्यादा ब्लीड नहीं होते हैं इसमें। चलिए, ये तो हुआ मेरा अकॉर्डिंग टू वेसल के अनुसार से। अब लास्ट हम लोग टाइप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार से। अब हेमरेज को 2 कैटेगरी बांटते हैं, एक फिजियोलॉजिकल हेमरेज, एक पैथोलॉजिकल हेमरेज। फिजियोलॉजिकल हेमरेज किसको बोलते हैं कि जब बॉडी के फिजियोलॉजी के अनुसार से जब ब्लड लॉस करता है तो उसको फिजियोलॉजिकल हेमरेज बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह का बॉडी पे साइन सिम्टम नहीं होता है। याद रखिए इस बात को। वैसा हेमरेज जो जिसमें कोई साइन सिम्टम नहीं होता है और बॉडी के फंक्शन के अनुसार से जब ब्लड लॉस करता है तो उसको लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हेमरेज बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल हेमरेज कहाँ पे होता है? फीमेल में मिलता है। कब? मेंस्ट्रुएशन में या डिलीवरी के समय। ये जनरली क्या होता है ना, फिजियोलॉजिकल हेमरेज कहलाता है। ये होता है फिजियोलॉजिकल, इसमें कोई साइन सिम्टम नजर नहीं आता है। अब आते हैं नंबर 2 पैथोलॉजिकल हेमरेज। पैथोलॉजिकल हेमरेज किसको बोलते हैं कि वैसा हेमरेज जो किसी कारण से होता है और इसमें बॉडी में चेंजेज होता है, सिम्टम साइन सिम्टम अपेयर होता है, इसको बोलते हैं क्या? पैथोलॉजिकल हेमरेज बोलते हैं। पैथोलॉजिकल हेमरेज क्यों होता है? जैसे सबसे पहले सर्जरी के कारण, ट्रॉमा के कारण, या फिर इटियोजेनिक कोई ऐसा डायग्नोसिस करने के दरमियान वो एक्सीडेंशियल घटना घट जाता है जिसके कारण से वह इंजुरी होकर के ब्लीडिंग होता है हुआ, तो यह भी आपको क्या होता है, पैथोलॉजिकल में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉज आता है वो है आर्टराइटिस है या फ्लेबाइटिस है, इन्फ्लामेशन के कारण भी हेमरेज होता है। अगला होता है क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी, जिसमें कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, प्रोथ्रोम्बिन डिफिशियंसी, इसके कारण भी हेमरेज होता है। नंबर अगला होता है लीवर डिजॉर्डर्स। लीवर डिजॉर्डर के कारण प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है, इसके कारण भी हेमरेज होता है। अब चलिए अगला बात होते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स का अबनॉर्मल मालफॉर्मेशन होने के कारण भी हेमरेज हो सकता है। इसके बाद इटियोलॉजी तो बता दिए थे आपको कि किसी भी डायग्नोसिस के कारण भी हेमरेज हो सकता है। इसके बाद कभी कभी जैसे कोई ऑर्गन में मास डेवलप कर गया, पॉलिप के कारण या कैंसर के कारण भी हेमरेज हो सकता है। अगला प्लेटलेट डिजॉर्डर, प्लेटलेट की कमी के कारण भी हेमरेज हो सकता है। तो हेमरेज के बहुत सारे कारण होते हैं, 1-2 कारण नहीं होता हेमरेज का, डिपेंड करता है किस साइड से हेमरेज होती है। अब बात करते हैं सिम्टम। अगर हेमरेज होता है तो क्या सिम्टम होता है? ब्लड विजन, फेंटनेस, वर्टिगो, ड्राइनेस ऑफ माउथ, फिर उसके बाद हार्ट बीट फास्ट कर जाता है, बीपी लो हो जाता है, इसके बाद जो पल्स रेट है वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाता है, पल्स टोन डिक्रीज कर जाता है, इसके बाद यूरिन का आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। और इसके बाद अगर बात माइल्ड हेमरेज होता है तो एनीमिया डेवलप करेगा, मॉडरेट सीवियर होने पे हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाता है।
अब इसका हम अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले जहां से ब्लीडिंग होता है उसको लाइगेज करते हैं, या तो बैंडेज से लाइगेज करते हैं, पैकिंग से करते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन ब्लेड से करते हैं। जिस तरह से हमको मैनेज करना हो तो उसको मैनेज करते हैं। इसके बाद अगला हम लोग एंटी हेमरेजिक ड्रग्स देते हैं, ऑर्गन को मूव करने से बचाते हैं, ऑर्गन को स्टिच करते हैं, जहां भी हम लोग को डैमेज हुआ है और ऑर्गन्स या फिर वुंड हुआ है तो वहाँ स्टिच कर देते हैं, चूंकि ब्लीडिंग कम हो। उसका एंटी हेमरेजिक ड्रग चलाते हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट देते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ता है हमें तो एलोपैथ में क्लॉट है, या ट्रेनेक्सा है, या फिर रेजिस्ट्रॉन है, एस्ट्रिप्टोविट है, इस तरह की दवा चलाई जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में मेलिफोलियम है, हेमामेलिस है, फॉस्फोरस है, चाइना है, इस तरह का ग्रुप का मेडिसिन चला जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसा साइट होता है, जैसा इटियोलॉजी होता है, उसके अनुसार से दवा चलाते हैं। ये था आपका हेमरेज। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।